वेलकम दोस्तों। मेरा नाम अमित चौधरी है और मैं करियर प्लानर के टैलेंट टीम का हूँ हिस्सा। मैं आज चाहता हूँ कि थोड़ा दो तीन कुछ एमबी मेरी कुछ बात को सुनने के लिए आप लगाएं और मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग जो वीडियोज़ आपके लिए ला रहे हैं उसमें से कुछ जो ऐसे वीडियोज़ हैं जिनमें मैं आपको अप्लाइड इंग्लिश सिखा सकता हूँ, जिनमें आपको एक्सरसाइजेज दूंगा, आपको कम्युनिकेशन सिखाऊंगा, आपको इंग्लिश के उन रूपों के दर्शन कराऊंगा जो एग्ज़ामिनेशन में क्रैक सीधे किए जा सकते हैं। और ये सेक्शंस ऐसे हैं जो हमारे क्वालिफायर्स को ऑब्वियसली मदद करते हैं, क्योंकि आपको अगर पता होगा कि हम 600 से ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसके लिए इंग्लिश कम से कम एक जो ब्लॉक होना चाहिए वो ब्लॉक हमने हटा दिया है। क्योंकि आपको पता ही है कि बैंकिंग एग्जामिनेशन में ख़ास तौर पे इंग्लिश एक प्रोहिबिटिंग फैक्टर है, एक ऐसा फैक्टर जो हमें रोकता है। तो हमें सीखना है अगर अच्छे से तो हमें ध्यान देना होगा चीज़ों पे। कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको दे रहा हूँ, उनको बनाइए, इन्वॉल्व कीजिए। मुझे आपका पार्टिसिपेशन कम दिखता है, मुझे आपके कमेंट्स कम दिखते हैं, व्यूज़ कम दिखते हैं। मैं आपके साथ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के टीचिंग मेथड को बिहार के मेथोडोलॉजी में लाकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप देखेंगे कि अगर आप अपना थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे, यानी कि अगर आप कमेंट करें, आप बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, जो भी लोग लाइक कर रहे हैं वीडियोस को अगर वो कुछ कमेंट भी करें और कम से कम एक दो लोगों को भी शेयर कर दें या व्हाट्सएप में अपना स्टेटस मैसेज लगा दें तो हमारा वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और हम तब और अच्छी टेक्निकलिटीज़ के साथ और अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि हम अभी आपसे सिर्फ एक ही चीज़ मांग सकते हैं कि आप इसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, कमेंट करें, पार्टिसिपेट करें यूट्यूब पे एटलीस्ट, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा फैलने में मदद मिलेगा और आपको ज़्यादा सीखने में। तो आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वो बात मैं ग्रामर के आपके फंडामेंटल्स में ले जा रहा हूँ। तो एसएससी बैंकिंग सारे जितने एग्जामिनेशंस के लोग हैं इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, सेंटेंसेस के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन ये सारे बातें मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बताऊंगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ऐसा हम लोग एक बॉलीवुड फिल्म का एक कॉन्सेप्ट लेंगे और उसके थ्रू हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर को समझेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि नोट करते जाएं, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिसमें कुछ टर्म्स होंगे जो मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान रखें, क्योंकि ये किसी भी अच्छे इंग्लिश जानने वाले को ध्यान में रखना चाहिए और ऐसे पढ़िए कि आप पढ़ा भी सकें किसी को। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अलर्ट रहें और हमारा कमेंट बॉक्स आपके कमेंट के लिए ओपन है। तो मैं जो आपके सामने शुरू करने वाला हूँ वो है फंडामेंटल्स। आज मैं आपको एकदम फंडामेंटल में ले जा रहा हूँ, मतलब मैं एक ऐसे फैमिली की कहानी आपके सामने शेयर करने वाला हूँ जो आपको बताएगा कि सेंटेंस को कैसे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से फैमिली के रूप में डिकोड किया जा सकता है और हम लोग उसके थ्रू एक्चुअली सच तक, ट्रुथ तक, एग्जामिनेशन क्रैक करने तक पहुंच सकते हैं। तो जो पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा वो कॉन्सेप्ट इसमें केसेस का आएगा। केसेस का कॉन्सेप्ट पार्ट ऑफ स्पीच के पहले मैं पढ़ाता हूं। यहां से समझो कि मैं एकदम एक तरीके से बात को शुरुआत कर रहा हूं। तो जो मैं कहानी तुमको अभी केसेस को पढ़ाने से पहले सुना रहा हूं उस कहानी को सुनना। कहानी ये है कि एक फैमिली है और उस फैमिली में एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। अब कुछ लोग यहाँ मुस्कुरा रहे होंगे जिनको जो पता है कि क्लास में हम लोग इस कहानी के साथ शुरू करते हैं, तो देखिए कितना मज़ा आता है। एक हस्बैंड है और एक वाइफ है और हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रह रहे हैं। हस्बैंड का काम है, मे बी आई कैन से कि ही इज़ द प्रोटेक्टर और ही इज़ द प्रोवाइडर, जो ट्रेडिशनल सेंस में बोला जाता है। और ये घर थोड़ी सी ट्रेडिशनल फैमिली है, तो औरत जो फीमेल जो वाइफ है वो घर पे रहती है और घर का काम करती है। वो ठीक है, अब मतलब हाउस वाइफ हैं और वो तो वाइफ का काम घर का काम करना और हस्बैंड का काम घर को प्रोटेक्ट करना। एक तरीके से वो बाहर भी जाता है और अभी कोरोना के समय बहुत सेफली बाहर जाता है और सामान लेकर आ जाता है ताकि संक्रमण का, इन्फेक्शन का खतरा ना हो। दे शुड नॉट कॉन्ट्रैक्ट अ डिजीज़। लेकिन एक बात और होती है कि वाइफ हस्बैंड है तो हो सकता है उनके बच्चे भी हों। अब बच्चे नहीं भी हो सकते हैं, वाइफ हस्बैंड हो, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा है, लेकिन बच्चा हो भी सकता है। हो सकता है कि एक बच्चा हो सकता है कि एक से ज़्यादा बच्चे हो। अब एक से ज़्यादा बच्चे हैं
तो उस सेंटेंस का यानी कि उस फैमिली का, मैं जो भी बता रहा हूँ फैमिली एक सेंटेंस पे वर्क करेगा, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग होगा। अगर एक बच्चा है तो वहाँ का माहौल अलग होगा, अगर बच्चे नहीं हैं तो वहाँ का माहौल अलग होगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वाइफ और हस्बैंड के बीच में डिवोर्स हो जाए। अगर वाइफ और हस्बैंड के बीच में डिवोर्स हो जाए तो तुमको अगर वाइफ या हस्बैंड के घर जाने का मौका मिले तो तुम वाइफ के घर को ज़्यादा घर जैसा, वाइफ अलग रह रही है, हस्बैंड अलग रह रहा है, तुमको दोनों से विजिट करने का मौका मिला, तुमको वाइफ का जो घर है वो ज़्यादा सजा हुआ अरेंज्ड घर जैसा लगेगा या हस्बैंड का घर ज़्यादा अरेंज्ड लगेगा? तो ऑब्वियसली आपका जवाब आएगा, और लड़के लड़कियों का एक जवाब आएगा कि वाइफ का घर। वाइफ का घर ज़्यादा अरेंज लगेगा, उस फीमेल का, उस महिला का घर ज़्यादा अरेंज्ड होगा। अगर वो अकेली भी रह रही होगी तब भी फीमेल्स को हमारे कल्चर में खास तौर पे बहुत शुरू से ही अच्छे से सलीके से चीज़ों को रखना सिखाया जाता है। मेल्स थोड़े से आदतन भी कैओटिक होते हैं और शायद उनको थोड़ा सा हमारा अनुशासन का बंधन सोसाइटी उन पर कम डालता है महिलाओं के मुकाबले, और इसका परिणाम ये निकलता है कि बहुत बार अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं और अपने घर को अच्छे से अरेंज नहीं कर पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने एक मत में, हाँ कुछ लोग जो एक्सेप्शन में उनका भी सम्मान करता हूँ, वो लड़के हैं और अपने घर को अच्छे से रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मानेंगे कि वाइफ का घर ज़्यादा सजा हुआ मिलेगा लेकिन हस्बैंड का घर उतना सजा हुआ नहीं मिलेगा, यानी कि वो खाली मिलेगा। मतलब इधर उधर फेंका हुआ सामान वामान गिरा, किताब या कपड़े, ऐसे चांसेस हैं कि हस्बैंड के घर पे मिलेंगे। इसका मतलब एक फीमेल अकेले भी घर बना सकती है, एक घर जैसा माहौल बना सकती है, लेकिन एक मेल, एक हस्बैंड अकेले घर जैसा माहौल शायद ना बना पाए। तो एक बात तो ये आप याद रखिए। अच्छा, अब दूसरी बात बताओ, शादी हुई, अब कुछ तो लोग एकदम, आज मैंने क्यों आपको शुरू में इतना भाषण दिया, क्योंकि आज मैं ये बात सब करने वाला हूँ, इसके थ्रू ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आज एसएससी बैंकिंग के सारे लोग फोकस कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ी सी गुरु दक्षिणा देकर इसको स्प्रेड भी करेंगे। तो अब ये कहानी का दूसरा मोड़ ये है कि शादी जब हुई तो जो वाइफ घर में आएगी वो सबसे ज़्यादा इज्जत किसको देगी? तो हस्बैंड को इज्जत देगी। ऑब्वियसली हस्बैंड उसका मतलब सीनियर है, या सीनियर मत भी कहा जाए तो उसका मतलब ट्रेडिशनल फैमिली में ऐसे भी वाइफ थोड़ी सी हस्बैंड को ज़्यादा वो एक रस्म बना दिया जाता है कि ज़्यादा इज्जत दो, पति परमेश्वर टाइप का। तो जो आर्काइक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मान लो कि अगर दिया जाए, लेकिन अब वाइफ तो हस्बैंड को इंपॉर्टेंस दे रही है, लेकिन अगर हस्बैंड के पिताजी हैं उस घर में तो वाइफ किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगी? तो ऑब्वियसली हस्बैंड के पिताजी की को ज़्यादा इज्जत देगी, उनका पैर पैरे छुएगी, क्योंकि वो कल के सीनियर हैं। और अगर हस्बैंड के पिताजी भी मौजूद हैं, दादाजी मौजूद हैं, तब वाइफ सबसे ज़्यादा इज्जत किसको देगी? दादाजी को देगी। यानी कि घर में जो सबसे हायरार्की में जो सबसे ऊपर होता है, जो सबसे टॉप के लेवल पे होता है, उसको सबसे ज़्यादा इज्जत मिलता है, वो ज़्यादा इज्जत डिजर्व करता है। तो ये तो हो गया हायरार्की, ये तो हो गया एक बात तुम समझ गए। अब आते हैं हम बाल बच्चों के बारे में, जो हम लोग बात कर रहे थे कि बच्चे नहीं भी हो सकते हैं, बच्चे एक भी हो सकते हैं वाइफ हस्बैंड के, और बच्चे एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस कहानी में एक ट्विस्ट पैदा करते हैं। कहानी में अब सारी बातों को मैं भी वीडियो में समझाऊंगा जो मैं कहानी में बता रहा हूँ, तो कहानी को याद रखना ताकि इस चीज़ों को तुम समझ सको। अब कहानी में एक ट्विस्ट ये आता है कि वाइफ और हस्बैंड दोनों जब एक साथ एक घर में रह रहे थे तो अचानक हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। अब जब दूसरी शादी हो गई तो भाई ये तो एक वाइफ के रहते हुए डिवोर्स भी उसको नहीं दिया और साथ में घर में दूसरी वाइफ को भी ले आया, तो ये तो इलीगल, एंटी सोशल इशू हो गया, इमोरल, अनएथिकल इशू हो गया, और उनके घर में झगड़े बहुत बढ़ने लगे। तो कल्पना करना इस बात को, ध्यान भटकाना मत, इधर उधर नहीं, हम लोग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं और बहुत सीरियसली हम लोग इसे ग्रामर को समझेंगे। जितनी बातें मैं बता रहा हूँ इसे ग्रामर के एक एक रूल निकलेंगे, ये मेरी गारंटी है और तुम समझ जाओगे। अब जो एक हस्बैंड ने दो वाइफ बना लिया, दो शादी कर ली, तो अब क्या हुआ कि उनके घर में झगड़े होने लगे। जब उनके घर में झगड़े होने लगे तो पड़ोसियों की आवाज़ सुनाई देने लगी, पड़ोसियों की आवाज़ सुनाई देने लगी तो पड़ोसी गुस्साने लगे, कुछ पड़ोसी जलने भी लगे कि इसकी दो वाइफें लगता है और मेरे एक भी नहीं है टाइप से में भी। या फिर हो सकता है कि पड़ोसी बस ऐसे ही रात को बर्तन पटकने की आवाज़ से एकदम परेशान हो जाते हो, दोनों वाइफ आपस में लड़ती हो। तो फिर उन्होंने क्या किया, पड़ोसियों ने पुलिस को कंप्लेन कर दिया। अब हस्बैंड पुलिस के पास गया
और पुलिस मतलब अभी पुलिस ने सोचा कि चलो फ़ोन पे पहले वार्निंग दे देते हैं, अभी बुलाना ठीक नहीं है। पुलिस ने बोला कि देखो भाई, तुम्हारे घर पर ऐसा शक है कि 2 वाइफ तुम रखे हुए हो, अगर ऐसा है तो हम तुम्हारे घर पे आने वाले हैं, लेकिन अभी मे बी कल आएंगे जो भी, तो यू हैव सम टाइम टू देख लो कि तुम्हारा कोई लीगल इशू ना हो, मतलब तुम फंसो ना। थोड़ी सी पुलिस से जान पहचान थी और पुलिस ने सोचा कि देख लेते हैं, हेल्प कर देते हैं। तो हस्बैंड बड़ा परेशान, और हस्बैंड घर लौट के आया और सोचा कि अब तो क्या किया जाए, अब 2 वाइफ है मेरी। तो उसका एक लॉयर दोस्त था, वो लॉयर दोस्त के पास चला गया और लॉयर दोस्त को जाकर बोला कि देखिए मेरे घर पे प्रॉब्लम हो गया है, 2 वाइफ है, अब क्या किया जाए। तो लॉयर ने बोला ये तो बहुत कॉमन समस्या है, ऐसा तो बहुत बार सोसाइटी में हो जाता है, लोग करते हैं और हम लोग इसको डील करते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो 4 आपको ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, उसको आप इम्प्लीमेंट करके देखें, सोच के देखें, लेकिन हर ऑप्शन का पैसा मिलेगा, हर सॉल्यूशन का पैसा मिलेगा। हस्बैंड ने बोला चलो बहुत अच्छा, देते हैं पैसा। अब याद रखना कि सॉल्यूशन क्या बताया। लॉयर ने पहला सॉल्यूशन ये बताया, मैं 4 जो ऑप्शन बता रहा हूँ इससे 4 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स निकलेंगे। तो तुम समझ रहे हो कि बात सीरियस हो रही है, बात स्टोरी की नहीं है। पहला सॉल्यूशन जो लॉयर ने उसको बताया, वो सॉल्यूशन ये बताया कि तुम ऐसा करो कि तुम अपनी जो पहला सॉल्यूशन तो सिंपल सा है कि अपनी वाइफ को, एक वाइफ को तुमको घर से हटाना पड़ेगा, उसको तुम अपने साथ नहीं रख सकते हो, क्योंकि एक टाइम पर 2 वाइफ के साथ तुम नहीं रह सकते हो। तो उसने बोला लेकिन कैसे वाइफ को मैं हटाऊं? तो बोला वो तो अब तुम देखो कि तुमको किसको हटाना है या कैसे भी। तो हस्बैंड सोच रहा था कि ठीक है, मे बी पुरानी वाइफ को मैं हटा दूं, नई वाली से उसने अभी शादी की है टाइप से वो कुछ सोच रहा था। लेकिन फिर मामला जमा नहीं, उससे हो नहीं पाया। वो उसने ट्राई किया, सोचा, फिर उसने लॉयर को बोला कि अब दूसरा उपाय बताइए। तो लॉयर ने बोला कि तब दूसरा उपाय तो यही है कि अब तुम्हारे घर में तुम मेल 1 हो और फीमेल 2 है, पुलिस आएगी, पता चलेगा फीमेल 2 है, इन्वेस्टिगेशन होगा, और तुम्हारी अगर पुरानी वाइफ अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दोगी तो तुम फंस जाओगे। तो तुम ऐसा करो कि अपने दूसरे वाइफ के लिए एक थोड़ा ड्रामे के लिए नकली सा हस्बैंड का जुगाड़ कर लो थोड़े दिन के लिए, ताकि वो रोल प्ले कर दे कि वो उसका हस्बैंड है, पुलिस जब आए तो उसको एक टेस्टिमनी दे दे कि हम इसके हस्बैंड हैं। बोला क्या बात कर रहे हैं, दूसरा हस्बैंड का जुगाड़ कहाँ से कर लेंगे? बोला अपना किसी कज़न वजन को बुलाओ, बोलो थोड़ा दिन ड्रामा करो यहाँ पे, और हस्बैंड तो तुम ही हो, उसे थोड़ा सा प्रिटेंड कर देगा, पुलिस को एविडेंस दे देगा, शो कर देगा। बाद में सोचा, ट्राई किया, इधर उधर कॉल लगाया कज़न को, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उसने बोला नहीं ये भी काम नहीं किया। तो लॉयर ने उसको तीसरा सजेशन दिया। तीसरा सजेशन क्या दिया? पहला सजेशन बोला कि एक वाइफ को हटा दो। दूसरा सजेशन क्या था? एक हस्बैंड को बुलाओ। तीसरा सजेशन क्या दिया? तीसरा सजेशन उसने दिया कि अब अगर तुम हस्बैंड को नहीं बुला सकते हो, वाइफ को नहीं हटा सकते हो, तो मैं तुमको जो तीसरा सजेशन दे रहा हूँ थोड़ा सा एकदम गोविंदा की मूवी टाइप का मेलोड्रामेटिक सजेशन है। तो हस्बैंड ने बोला बोलिए देखते हैं। बोला कि देखो तुम्हारे बात से मुझे जो पता चला है कि प्रॉब्लम तुमको तुम्हारी पुरानी वाइफ से है, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं शादी का जो प्रोड्यूस कर सकती है पुलिस के सामने, और तुम्हारी पुरानी वाइफ की एक नौकरानी है जो उसके साथ रहती है, जो अपने घर से लेकर आई थी, जो उसके असिस्टेंट है। वो नौकरानी उसको उकसाती रहती है। तो तुम एक काम करो कि सबसे पहले उसकी नौकरानी को हटा दो अपने घर से। वाइफ को रहने दो लेकिन उसकी नौकरानी को हटा दो। अगर उसकी नौकरानी को हटा दोगे तो उसको फिर कोई मिसगाइड करने वाला या उसके कान भरने वाला या उसके भड़काने वाला नहीं बचेगा। तो तुम आराम से फिर दोनों वाइफ रहेगी भी तो तुम पुलिस आएगा तो हैंडल कर लोगे, पहली वाइफ को तुम समझा दोगे। तो बोला लेकिन ठीक है हम हटा देंगे नौकरानी को, लेकिन जब पुलिस आएगा तो पुलिस तो पूछेगा ना कि दूसरी जो वाइफ है वो किसकी है। पहली वाइफ के बारे में ही मान लो पूछा कि किसकी, दूसरी वाइफ को हम बोलेंगे कि मेरी वाइफ है, लेकिन पहली वाइफ के बारे में तो पूछेगा। नौकरानी नहीं भी होगी तो भी पुलिस तो पूछेगा। तो बोला कि ऐसा करो कि तुम अपनी पहली वाइफ को पागल घोषित कर दो, बोल दो कि इसको तो ऐसा ही आदत है कुछ भी बकने का, ये मेरी वाइफ नहीं है, मेरे ऑफिस में काम करती थी, हम इसको घर पे जगा दिए, अब ये दावा कर रही है कि मेरी वाइफ है। तो आप इस बात से कंफ्यूज ना हो, और ये ऐसे ही पागल है, और ये भी दावा करती है कि इसकी एक नौकरानी भी है, देखिए इससे पूछिए। तो जैसे पुलिस से पूछेगा क्या तुम्हारी नौकरानी है, तो बोलेगी हाँ, और फिर उसको बुलाने जाएगी तो तुम तो पहले ही नौकरानी को भगा दोगे। नौकरानी को भगा देना, उसको कुछ पैसा वैसा देकर उसको बोलना कि मैरिज सर्टिफिकेट के साथ गायब हो जाओ। तो तुम्हारी वाइफ ऑब्वियसली झूठा सिद्ध हो जाएगी पुलिस के सामने। बोला उस आदमी ने कि जैसे आप सोच रहे हैं सर ग्रामर पढ़ा रहे हैं ना, तो ग्रामर पढ़ा रहे हैं, घबराओ मत, रुको
थोड़ा सा पेशेंस रखो, नए तरीके से पहुंचते हैं तभी रिजल्ट निकलता है यहाँ पे लोगों का, राइट। हम लोग सबको कोशिश करते हैं, पूरी टीम कोशिश करती है कि हम लोग वो तरीके से ले जाएं जो अमूमन ये नहीं है कि कोई यूट्यूब का वीडियो देखा उसको कॉपी कर लिया, उसके कंटेंट को रिक्रिएट कर दिया। यहाँ पर रिक्रिएट हम लोग कंटेंट को बना रहे हैं आपके लिए, और इसीलिए हम लोग को आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग उसको पहुँचाएँ। ओवरऑल हम लोग ज़्यादा व्यूज़ देखेंगे तो हम लोग को और मज़ा आएगा और मिलकर काम करेंगे। अब क्या हो गया, पहला सजेशन क्या था, वाइफ को हटाओ। दूसरा सजेशन क्या था, नकली हस्बैंड को बुलाओ। तीसरा सजेशन क्या हुआ, नौकरानी को भगा दो और पागल सिद्ध कर दो। ये बात सोचा इसने, इस बेचारे आदमी ने इसको जमा नहीं, तो बोला कि सर अब तो ये भी नहीं हो पाएगा, चौथा कोई उपाय है तो बताइए। बोला लाओ, 4 बार पैसा, चौथा बार पैसा लिया लॉयर, दोस्त था लेकिन ले लिया। फिर बोला कि अब बताओ लास्ट सॉल्यूशन क्या है। बोला लास्ट सॉल्यूशन एक ही है, तुम दोनों वाइफ को एक घर में रखे हुए, मेन प्रॉब्लम 2 शादी नहीं, एक घर में दोनों को रखना है। दोनों के लिए अगर तुम एक एक घर अफोर्ड कर लेते तो प्रॉब्लम नहीं होता, दोनों झगड़ा नहीं करते, दोनों को अलग अलग शहर में एक एक मकान दे देते। तो बोला कि कैसे होगा, एक मिडिल क्लास आदमी है, 2 घर कहाँ से बनाएंगे। तो बोला तो 2 शादी क्यों कर ली। तो बोला कि ऐसा क्या है, सिर्फ अमीरों का हक थोड़े, हम भी ट्राई कर सकते हैं। तो लॉयर ने बोला कि अच्छा ऐसा है, तब एक ही घर का पार्टीशन कर दो। तो बोला ये है चौथा सजेशन। बोला हाँ। बोला कि क्या, एक ही घर का पार्टीशन कर दो, दीवार उठा दो बीच में, एक कमरा एक साइड एक वाइफ को, एक साइड एक वाइफ को दे दो, और तुम एक तरफ रहो, दूसरी तरफ रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। चाहो तो उधर किसी अपने कज़न अगर कोई मिल जाता है तो ऐसे ही रख देना प्रोटेक्शन के लिए, ताकि अगर पुलिस भी आए तो पता चले कि हाँ उधर भी एक अपना कोई 2 लोग हैं, इधर भी 2 लोग, ज़्यादा इंक्वायरी ही ना करें। आज तुमसे पुलिस पूछेगा, बोलना हो तो दीवार है उधर हम रेंट पे दिए हुए हैं, या वो सेपरेट हिस्सा है, उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, वहाँ पे जो भी है वो अलग मुद्दा है। तो तुम एकदम डिस्कनेक्ट हो जाओगे, घर का पार्टीशन कर दो। बोला ये तो कॉस्ट इफिशिएंट ही, पहले बोले होते घर का पार्टीशन के लिए तो बस एक दीवार उठाना है। बोला हाँ, दीवार उठाने में तो हम लोगों को महारत हासिल है। तो उसने बोला कि ठीक है हम दीवार उठा देंगे। ये थी कहानी दोस्तों, और अगर ये कहानी आप समझ गए मेरे साथ, तो अब आपको बाकी सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही कहानियों के फॉर्म में आपके सामने मिलेंगे, और इस कहानी के थ्रू आप सारे रूल को सीख सकते हैं। तो जो पहला पोर्शन जो बता रहा हूं, वहां पर मैं केसेस के बारे में बात कर रहा हूं। तो हम लोग ऑब्वियसली बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं। हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले एक भारी भरकम सा नाम अपने पास रखो, इसको लिख लो, नॉमिनेटिव केस। अब इस तरह का नाम, जब बड़ा बड़ा नाम हम ग्रामर वाला बताते हैं तो हमको थोड़ा सा दुख होता है कि इससे कोई फायदा खास स्टूडेंट्स को एग्जाम में होने वाला है नहीं, क्योंकि कभी पूछेगा नहीं कि नॉमिनेटिव केस का डेफिनेशन क्या है। लेकिन कुछ लोगों को भारी भरकम जब तक वर्ड्स ग्रामर में पढ़े नहीं, उनको लगता नहीं कि उन्होंने कुछ सीखा है, जो कि हम लोग इंग्लिश सीधे पहुँचेंगे। इंग्लिश सिखाना तो एक बहाना है, मुझे आपको सोचना सिखाना है, और अगर इंग्लिश आपकी मंजिल है तो रास्ता हिंदी को ही बनाना है, और इसी तरह से बातें करके हम लोग हिंदी तक पहुँचेंगे, इंग्लिश तक पहुँचेंगे, हिंदी भी अच्छी करेंगे। तो नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को भारी भरकम जबान में नॉमिनेटिव केस दे दिए। केस 5 तरह के होते हैं, लेकिन मेरा है कि तुम फोकस करो जो 3 टाइप जो अभी यहाँ पे बात हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट फर्स्ट पहले 2 टाइप समझो। तो नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है जो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, और सेकंड में याद रखो एक एक्यूजेटिव केस होता है, लिखते रहना इसका नाम और ये अच्छे से समझ लेना। और थर्ड में एक डेटिव केस होता है। अब ये जो 3 केस है, तो जो पहला नॉमिनेटिव केस है उसको सब्जेक्ट बोला जाता है, एक्यूजेटिव केस को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है, और जो डेटिव केस है इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। नाम नोट कर लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ याद करना है 3 नाम, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डेटिव, सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हटा रहे हैं।
स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो, अब तुम अगर ये समझ चुके हो कि ये सब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो अब इसका एक एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में मैंने बोला माय फादर इज कमिंग, ठीक है, मेरे पिताजी आ रहे हैं। यहां पर जो माय फादर है यही नॉमिनेटिव केस है, इसी को सब्जेक्ट बोला जाता है। यह नाउन या प्रनाउन होता है। कभी कभी वर्ब भी नाउन के फॉर्म में आ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, वैसा तो बहुत चीज़ होता है। जब इंग्लिश को शुरू ही कर रहे हैं तो आप तो पता ही है, जो पूछा था एक मूवी में धर्मेंद्र ने कि सर इंग्लिश में किसी से पूछा था कि अगर TO 2 होता है तो GO गो क्यों होता है, 2 के हिसाब से होना चाहिए। तो खैर हम लोग सीखेंगे। तो माय फादर इज कमिंग, तो माय फादर सब्जेक्ट है, ये नाउन होता है या प्रनाउन होता है। यहाँ पर ये नाउन है माय फादर, और जो इज और कमिंग है इन दोनों को वर्ब कहा जाता है, लेकिन इसको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ये सहायक है, और ये जो है ये मेन वर्ब है। अब जो मैंने तुमको कहानी सुनाई थी उसको रिलेट करना शुरू करो। ये सेंटेंस एक फैमिली है। माय फादर जो सब्जेक्ट है वो हस्बैंड है, और जो इज कमिंग जो वर्ब है ये वाइफ का पोर्शन है, वाइफ का पार्ट है। ये मेन वाइफ है जिससे शादी हुई है, और ये वाइफ की सेक्रेटरी असिस्टेंट है, नौकरानी है जो उसको हेल्प करती है, हेल्पर है। क्लियर, कोई मुश्किल नहीं। अब मुझे बताओ, यहाँ हस्बैंड है, वाइफ की असिस्टेंट नौकरानी भी है, लेकिन क्या यहाँ पर कोई बच्चा नजर आ रहा है? क्या कोई और चौथा तीसरा प्राणी नजर आ रहा है घर में? नहीं, बच्चा यहाँ नहीं है। इस लाइन में कोई चाइल्ड नहीं है। चाइल्ड अगर होता तो यहां पर होता, यहां पर बच्चे को होना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले तो फादर रहेगा घर का प्रोटेक्टर, फिर वाइफ वर्ब रहेगी, वर्ब घर का काम करने वाली, और तब बच्चा आएगा जो मां के पीछे पीछे चलेगा। अब तुमको हम दूसरा स्टेटमेंट दे रहे हैं, आई किल्ड अ रैट। I killed a rat। अब यहां पे जो I है ये सब्जेक्ट है, ये जो I है यहां पर ये नाउन नहीं है, प्रनाउन है। ये अब नाउन प्रनाउन का डिटेल में हम तुम्हारे पास जाएंगे, लेकिन अभी हम तुमको इसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि नाउन क्या है, प्रनाउन क्या है, और जितना वो पार्ट ऑफ स्पीच तुम पढ़ते हो, और इसके अलावा जो मैं तुमको बताऊंगा और एक्स्ट्रा डिटरमाइनर्स, वो सारा पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फंडामेंटल्स को आगे बढ़ाएंगे तब। यहां पर तुमको मैं जो बात बता रहा हूं, ये अब जितने मेरे अप्लाइड इंग्लिश के वीडियोस हैं उसमें इसको अप्लाई करके हम सॉल्व कर पाएंगे। तो जो आई है ये सब्जेक्ट है और ये प्रनाउन है, जो किल्ड है ये वर्ब है। अब एक बात मुझे बता दो कि ये मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, ये सहायक है कि मेन है? तो तुमको ये पता है कि ये सहायक नहीं है, ये मेन वर्ब है। V2 फॉर्म इसको कुछ लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, हम लोग सब जानेंगे। तो आई किल्ड, और बाद में जो अ रैट नजर आ रहा है, यही अब उस बच्चे के बारे में जो बात कर रहा था कि सेंटेंस में अगर वाइफ होगी, हस्बैंड होगी, तो एक बच्चा मौजूद हो सकता है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसके बारे में तुमने भी पढ़ा कि दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस। वो बच्चा अब इस सेंटेंस में, इस फैमिली में मौजूद है। ये जो रैट है यही बच्चा है, इसको मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट। तो तुमको पता चल गया कि पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है और वर्ब है। अब वर्ब के साथ साथ उसकी एक हेल्पर है, उसको भूल जाओ, रहे ना रहे उससे मतलब नहीं है, वाइफ रहेगी। और इसमें लेकिन कोई बच्चा नहीं है, लेकिन यहां पर एक बच्चा मौजूद है। यहां पर हस्बैंड और वाइफ के बाद तुमको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, मतलब चाइल्ड नजर आ रहा है।
लेकिन अब एक बात सोचो, क्या बच्चा जरूरी है कि फैमिली में एक ही हो? नहीं, एक से ज्यादा बच्चे भी हो सकते हैं फैमिली में। और अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं फैमिली में तो इसको लिख लेना, इस एग्जांपल को, मैं इस पर फिर लौटूंगा तो मुझे बोर्ड पे लिखना ना पड़े दोबारा, ठीक है। अब जो तीसरा एग्जाम्पल है वो सारे राज का पर्दाफाश कर देगा जो अभी तक हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं फैमिली, और बोलता है कि आई गेव अ मैन अ गन। मैंने एक आदमी को एक बंदूक दिया। आपको पता है कि शुरू में जो आई है ये सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है, ये जो गेव है ये वर्ब है, वाइफ है, मेन वर्ब है, इसकी कोई असिस्टेंट मौजूद नहीं है इस घर में। और इसके बाद जो तुमको दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, दो नाउन दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों नाउन दो बच्चे हैं। जो पहला बच्चा तुमको नजर आ रहा है इसको बोलना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो दूसरा बच्चा नजर आ रहा है उसको बोलना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हुआ सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर जो तुम समझे। अब ये दो बच्चों का नामकरण सर आपने कैसे कर दिया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कहां से ये नाम आए हैं? तो ऑब्वियसली नाम इनके गुण से आए हैं। हम देखते हैं कि नाम जो होता है धीरे धीरे हमारा गुण वैसा बनने लगता है। तो ये दोनों के अंदर भी एक गुण है जो इसके कारण इनका नाम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है। तो इसके शब्दों में ना फंसें, आप सबसे पहले इनके स्वरूप को देखें। अच्छा, कुछ लोगों को मैं बोलूंगा, डिस्क्लेमर दे दूंगा, कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सर ये लाइन थोड़ा सा गलत लग रहा है, गिव अ मैन अ गन, ऐसा कोई लाइन तो सुने नहीं है, हम तो ऐसे लाइन लिखते हैं। तो वो लड़का बोलेगा कैसे? मैं पूछूंगा कैसे, तो बोलेगा सर हम तो ऐसे लिखते हैं, आई गेव अ गन टू अ मैन। वो बोलेगा सर हम तो इसी तरीके से सेंटेंस लिखते हैं। बोलेंगे बिल्कुल सही लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस यहां पर हो क्या रहा है कि गन जो है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो पहले आ गया। देख पा रहे हो इस ट्रांजिशन को, इस चेंज को देख पा रहे हो? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उधर से उठ के इधर आ गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इधर से उठ के उधर चला गया। ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि अगर तुम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को ऐसे नॉर्मली लिखोगे सेंटेंस को, तो जो पहला वाला जो ऑब्जेक्ट आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन जहां तुमने इसके सीक्वेंस को उलट दिया तो ये जो टू है, ये एक एक्स्ट्रा बंदा घुस गया। मैं बोलूंगा इसको याद रखना कि ये बच्चों के केयर टेकर है। प्रीपोजिशन होता है ना, प्रीपोजिशन का यूज हम लोग पढ़ेंगे। फैमिली में केयर टेकर की तरह काम कर रही है बच्चों को ठीक है, बहुत सारे रिलेशन, मौसा मौसी सब आएंगे तो छोड़ो, अभी पूरा रिलेशन समझ लोगे। लेकिन आई गेव अ गन टू अ मैन, यहां पे जो आ गन है ये पहले आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में चला गया, तो बीच में टू आ गया। ये टू एक तब्दीली हुई है जो ऊपर नहीं है। तो इन दोनों के डिफरेंस को समझना। सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन इनडायरेक्ट है कौन डायरेक्ट है? तो एक बात तो नजर आ रहा है ना, मैन लिविंग है, इससे तो इनकार नहीं कर सकते हो। और गन नजर आ रहा है ना, क्या है? नॉन लिविंग। तो इससे कम से कम अभी याद करो कि जो लिविंग होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो नॉन लिविंग होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या सर हमेशा ऐसे लिविंग नॉन लिविंग के बेसिस पे हम समझ लेंगे? क्या कभी दोनों लिविंग दोनों नॉन लिविंग नहीं हो सकता है? क्या जीवित चीज को एकदम ऐसे खुरापाती लड़कों को हम बहुत मतलब इज्जत देते हैं, ये जो सोचने तुरंत लगता है, आगे तुरंत रिकंस्ट्रक्ट करने लगता है, आर्ग्यूमेंट जिसके दिमाग में आने लगता है। तो अब हम लोग वहां पे आ रहे हैं। दोनों लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन एक वर्किंग मॉडल है, पहले एक नजर में काम करेगा। ऑल्दो एग्जाम में पूछेगा नहीं कौन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन अब अगर तुमसे और डीपली कोई पूछे और तुमको कभी अभी इसको अप्लाई करना पड़ेगा आगे, क्योंकि देखोगे हम ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उसमें अप्लाई होगा, एक्टिव पैसिव में अप्लाई होगा, एसएससी वालों। एक बात पे ध्यान दीजिएगा
कि जो लिविंग है, जो नॉन लिविंग है, जो लिविंग है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो नॉन लिविंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये दोनों तो अपनी जगह पे फिक्स है, और इसे बदल दिए तो प्रीपोजिशन आ गया बीच में। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो हिंदी के दो शब्द याद रखना। एक याद रखना किसको, देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं हिंदी में किसको, और एक यहां पर याद रखना मैं लिख रहा हूं क्या। समझ रहे हो बात को मेरी, किसको और क्या। तो यानी कि अगर तुमने एक कोई भी वर्ब रखा, जैसे गिव का मतलब क्या होता है, दिया, तो जैसे पता करना हो कि दिया के बाद कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है, तो पूछना किसको दिया, तो जवाब मिलेगा मैन को दिया। जवाब आ जाएगा कि मैन को दिया, वो आदमी मैन था जिसको दिया गया। और अगर पूछोगे क्या दिया, तो जवाब क्या मिलेगा, गन दिया। यानी कि किसको का जो जवाब मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और क्या का जो जवाब मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इससे याद रखना किसको क्या से। ठीक है, क्या दिया, व्हाट, जवाब जनरली नॉन लिविंग में मिलेगा। किसको दिया, मैन, टू हुम, जवाब लिविंग में मिलेगा। ठीक है सर, ये तो एकदम समझ आ गया ठीक है, लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं होने वाला है। हेल्प इससे अब जो हम लोग अगला जो मेन नींव अब बनाने वाले हैं, तो बस ईट था। एक बात याद रखोगे मेरे साथ, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हस्बैंड, वाइफ, बच्चा, खत्म। अब तुमको एक बात होगा कि कहानी में हम शुरू में तुमको क्या बताए थे कि वाइफ और हस्बैंड अगर अलग अलग रहें तो तुमको किसका घर ज़्यादा सजा हुआ दिखेगा, ज़्यादा ऐसा दिखेगा कि घर जैसा लग रहा है। तो तुमने सोचा था कि फीमेल अपने घर को ज़्यादा साफ सुथरा रख सकती है, क्योंकि उन लोगों को कल्चर में सिखाया जाता है। अब हम लोग इस कहानी के अगले पार्ट, अब देखो ये हम तुमको अभी 3 केस बताएं, इसके अलावा 2 केस और होता है, 5 केस होता है। इसके अलावा अभी आएगा जेनिटिव केस भी आएगा, लेकिन उसको हम लोग अभी उतना, वोकेटिव केस आएगा उतना तरजीह नहीं दे रहे हैं, उसको बता देंगे। वो पूछ है हाथी का, हाथी निकल गया। अब नेक्स्ट देखो, इसको हटा रहे हैं। अब हम तुमको सिंपल सा ये बात बताने वाले हैं कि जब तुम एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीख गए हो, तो तुम अब मेरे साथ आ सकते हो फंडामेंटल के एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि बस इसको सीखकर लड़का एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ले आता है, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, वाइफ और हस्बैंड के बीच जो शादी हो रही है तो कुछ अग्रीमेंट भी तो होगा, उस अग्रीमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। और हमेशा याद रखना, पहला रूल जो मैं इसमें बता रहा हूं, और पहला रूल उस कहानी पर आधारित है कि वाइफ जो है वो अकेले भी रहेगी तो घर को सजा के रखेगी, लेकिन हस्बैंड अकेले रहेगा तो घर को सजा के नहीं रख पाएगा। वाइफ का कंपैरिजन हमने वर्ब से किया था, हस्बैंड का कंपैरिजन हमने सब्जेक्ट से किया था। यानी कि अगर वर्ब अकेले मौजूद होगा तो वो वाइफ का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट मौजूद है तो हस्बैंड का काम कर रहा है। लेकिन पहला रूल यह है कि अगर दोनों सेपरेट हो गए तो ज्यादा इंपॉर्टेंस वाइफ का है, वर्ब का है, वो अकेले भी घर बना सकती है। तो अ वर्ब कैन फॉर्म अ सेंटेंस। एक अकेला वर्ब भी सेंटेंस को बना सकता है, लेकिन क्या एक सब्जेक्ट अकेला सेंटेंस को बना सकता है? नहीं। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं गो, तो ये एक सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगा दिया मैंने। अगर मैं तुमको बोलूं शट अप, ये एक सेंटेंस है। अगर मैं तुमको बोलूं हैंड्स अप, ये एक सेंटेंस है। अगर मैं तुमको बोलूं सिट डाउन, ये अपने में एक सेंटेंस है। क्या हो रहा है यहां पे? वर्ब आ रहा है। कौन आ रही है? वाइफ आ रही है। वाइफ अकेले भी एक घर को, यानी कि एक सेंटेंस को बना पा रही है। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं राम,
अगर मैं तुमको बोलूं ही, नाउन प्रोनाउन मैंने सब्जेक्ट लगा दिया, क्या ये सेंटेंस बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो हम लोगों ने पहला कहानी का वो पार्ट स्थापित किया कि एक वर्ब अकेले भी एक सेंटेंस बना सकता है, एक वाइफ अकेले भी एक घर क्रिएट कर सकती है, लेकिन अकेले हस्बैंड नहीं करेगा। ठीक है। अब दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात पे ध्यान देना, जैसा मैंने तुमको बोला, और जो गलतियां हम लोग एग्जामिनेशन में, तो मैं ट्रेडिशनल फैमिली के बारे में बात कर रहा हूं, तो एक बात याद रखें, ट्रेडिशनल फैमिली में क्या होता है, आज भी हमारे यहाँ पे जो शादी होती है वो कास्ट देखकर, तो गोत्र देखकर, तो पता नहीं क्या क्या देखकर किया जाता है। यानी कि मैं तुमको बोलना चाहता हूं कि जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के हिसाब से ही सेलेक्ट होगी। जनरली सेम ऑक्यूपेशन के लोग शादी करते हैं, तो याद रखना कि वाइफ और हस्बैंड के बीच में एक कॉमन रिश्ता रहेगा, दोनों के बीच में एक स्ट्रांग संबंध रहेगा, और इसमें हस्बैंड जैसा होगा वाइफ वैसे ही होने की कोशिश करेगी। ट्रेडिशनल फैमिली की बात है, मैं बोल रहा हूँ कि हस्बैंड आगे चल रहा है, उसके वाइफ फॉलो कर रही है, तो हस्बैंड जैसा जिस रूप में है उसी पर्सनैलिटी को वाइफ भी मैच करने की कोशिश करेगी। तो इसलिए इसको रूल में याद रखना कि अ वर्ब शुड बी according to its subject. A verb should be according to its subject. यानी कि अगर मैं तुम्हारे सामने, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है, लिख चुके हो, इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि वर्ब को अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, वाइफ को अपने हस्बैंड के हिसाब से होना चाहिए। इसको एकदम सिंपल भाषा में समझ लेना। लड़के इसमें क्यों गलती करते हैं, अगर मैं बोला आ बॉय तो लिखना इज कमिंग। कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये तो बड़ा सिंपल बात से सब बता रहे हैं, लेकिन रखो ना ध्यान में, अभी कुछ बात आएगा ना। अ बॉय इज कमिंग, और यहां पर अगर मैंने लिख दिया टू बॉयज, तो यहां क्या हो जाएगा, इज के जगह आर कमिंग। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, हस्बैंड अगर एक रूप का है तो वाइफ भी उसी रूप की होगी, ये अगर प्लूरल है तो हस्बैंड भी उसी रूप का होगा। ठीक, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खास तौर पर मैं बिहार के लड़कों का ध्यान खींचना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों को इंग्लिश को बहुत अच्छा कर लेना है भाई। देख लो, कभी कभी क्या होता है कि इज उज नहीं देता है तो लड़का लोगों को कंफ्यूजन होने लगता है। अब अगर हम यहां पर लिख देंगे आ बॉय, तो मुझे बताओ इसके साथ गो आएगा कि गोज आएगा? तो यहां पे लड़के गलती कर देते हैं, मैंने सब नहीं, यहां पर याद रखना कि अगर ये सिंगुलर है तो यहां गोज का यूज होगा, यानी कि यहां पर V5 का यूज होगा, मतलब ये भी सिंगुलर होगा अगर ये सिंगुलर है। और अगर मैंने यहां पर लिख दिया टू बॉयज, तो याद रखना यहां पर गो का यूज होगा, यानी कि V1 का यूज होगा, मतलब कि प्लूरल का यूज होगा, और ये प्लूरल है। यानी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर है, और सिंगुलर वर्ब V5 के फॉर्म में होता है, और अगर ये प्लूरल वर्ब है, इसमें एस लगा हुआ है, तो ये भी प्लूरल होगा, और इसमें एस नहीं लगेगा। अब देखो लड़का लोग यहां पर एक कॉमन मिस्टेक क्या कर देता है, वो लोग बोलता है कि भाई हमको सर बताएं कि ये सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल है क्योंकि एस लगा हुआ है। नहीं, वैसे मत करना। याद रखना एस को समझ लो कि गाड़ी है, एस जो है उसको सोचो सेंट्रो कार है। अब बताओ कि घर में अगर एक ही सेंट्रो कार है तो सेंट्रो कार को हस्बैंड लेकर जाएगा तो वाइफ के पास रहेगा? कैसे रहेगा? एक ही कार है तो। अब वाइफ लेके जाएगी तो हस्बैंड के पास रहेगा? कैसे रहेगा? एक ही कार है तो अगर सेंट्रो कार वाइफ के पास है तो हस्बैंड के पास नहीं होगा, और अगर हस्बैंड के पास है तो वाइफ के पास नहीं होगा। इधर अगर एस लगेगा तो इधर एस नहीं लगेगा, और इधर एस नहीं लगेगा तो इधर एस लगेगा। अब ही के साथ लड़का लोग गलती कर देता है, ही गो बोल देता है। ये जनरली मुझे बिहार में सुनने को मिलता है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, ही गोज, लाइक V5 का यूज होगा। ये बात अगर तुम समझ गए हो तो अब तुमको कहानी का जो सेकंड पार्ट मैंने तुमको बताया था, और जहां मैंने तुमको बताया था कि अब हस्बैंड वाइफ के दादा की बात आ रही है, और उसके बाद आ रहा है कि शादी के बाद कैसे दोनों के बीच में रिलेशनशिप, डिवोर्स के बाद दोनों अलग, सॉरी एक हस्बैंड ने 2 शादी कर ली, वो जो बड़ा इंटरेस्टिंग तुमको लगा,
तो उसको कैसे रूल में हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ तक बात समझ गए हो, अभी तक समझ आ गया है, सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे समझ आ गया, सिंगुलर प्लूरल का खेल समझ आ गया, नहीं तो डाउट में पूछ लोगे, बहुत फंडामेंटल बात हुआ है। नेक्स्ट वीडियो को देखना, उस वीडियो में हम तुमको इसका पूरा कहानी तुमको सुनाए थे, लॉयर का 4 सजेशन, जिसमें बोला एकदम पूरा गोविंदा वाला जो कहानी बताए कि भगा दो, पागल बना दो, उस सबको हम लोग ग्रामर में लेके आएंगे भाई, तो एकदम क्लियर हो जाएगा वहां पर बात। तो नेक्स्ट वीडियो देखना, तो इसको शेयर करो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा ऐप डाउनलोड करो। फिर मिलते हैं, थैंक यू।